हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम प्रमोद साकी, वेलकम्स यू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैक लर्निंग पॉइंट। मैंने आप लोगों के लिए एसएससी जेईई एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक लेक्चर सीरीज तैयार की है, जिसमें मैंने पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया है और उसके साथ ही जो टॉपिक मैंने कवर किया है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो आपके कन्वेंशनल एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और उसके साथ ही इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है जो टॉपिक वाइज रहेंगे। तो ये जो सीरीज़ है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही उनके लिए भी जो किसी भी टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे स्टूडेंट्स जो पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवल प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बारे में समझने से पहले हमें समझना होगा फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है, फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स साइंस की वह ब्रांच होती है जिसके अंदर हम डील करते हैं फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में। ठीक है, बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड। और फ्लूइड हमारा कौन सा हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसेज हो सकती हैं। तो यहाँ पर जब हम फ्लूइड को रेस्ट कंडीशन में रखकर स्टडी करते हैं, व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट, तो जब फ्लूइड हमारा रेस्ट कंडीशन में है और उस समय हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक। अगर हम फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं जब वो मोशन में है, तो व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन, व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन, जब फ्लूइड हमारा मोशन में है और फोर्सेस को हम कंसीडर कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स। क्योंकि डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, मूविंग कंडीशन में और फोर्सेस को कंसीडर करते हुए। तो यहां पर जब हम फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। Forces are not considered. Forces are not considered। और यहां पर फोर्सेस को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। फोर्सेस आर कंसीडर्ड। तो इस समय जब स्टडी करेंगे हम फोर्सेस को कंसीडर करते हुए तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स। और फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते हैं तो उस समय हम उसको क्या कहेंगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अगर फ्लूइड हमारा रेस्ट कंडीशन में है और उस समय हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड स्टैटिक। ठीक है, इसके बाद फ्लूइड देखते हैं। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड एक प्रकार का ऐसा सब्सटेंस होता है जो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता है अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस। तो अगर हम उसके ऊपर स्मॉल अमाउंट में भी शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो फ्लूइड हमारा कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता रहता है जब तक कि उसका इफेक्ट खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, इसको अगर दूसरे वर्ड्स में कहें तो फ्लूइड क्या होता है, द फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट सस्टेन शियर स्ट्रेस व्हेन एट रेस्ट। जब फ्लूइड हमारा रेस्ट कंडीशन में होता है तो वो शियर स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर पाता है, चाहे वो शियर स्ट्रेस हमारा बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्यों ना अप्लाई किया गया हो। ठीक है, जैसे फ्लूइड हमारा क्या करता है, दो लेयर्स में मूव करता है। ये हमारी एक लेयर होगी फ्लूइड की और ये दूसरी लेयर होगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हो गए और ये इस लेयर के अंदर जो भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो है। तो यहाँ पर जब ये फ्लूइड की लेयर मूव करती हैं एक दूसरे के ऊपर तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों लेयर्स के बीच में शियर स्ट्रेस डेवलप होती है। ठीक है, तो इस शियर स्ट्रेस के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो
रेजिस्टेंस है वो डेवलप होता है, तो उसी रेजिस्टेंस को हम विस्कोसिटी भी कहते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्लूइड हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो फ्लो करता है अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, डेंसिटी और मास डेंसिटी। तो डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी of a fluid is defined as the ratio of the mass of a fluid to its volume। ठीक है, तो डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से। तो रो इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ द फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो यहां पर मास, अगर हम इस वॉल्यूम को क्या कर दें, इक्वल टू 1 कर दें, तो मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहां पर अगर वॉल्यूम को क्या कर दें 1 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड डेंसिटी, और इसको हम रो से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पर इसकी यूनिट हम निकाल के देखें तो क्या हो जाएगी, मास की क्या होती है किलोग्राम, और वॉल्यूम की क्या होती है मीटर क्यूब। तो यहाँ पर डेंसिटी की जो यूनिट है वो क्या होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट। ठीक है, अगर यहां पर वाटर की डेंसिटी की बात करें तो वाटर की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है, वाटर डेंसिटी, वाटर की जो डेंसिटी है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर ग्राम में कहें तो ये हो जाएगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये होती है हमारी वाटर की डेंसिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। तो स्पेसिफिक वेट क्या होगा, यहाँ पर फ्लूइड का जितना भी वेट होगा और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी। तो वेट, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पर इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल w से। तो ये स्मॉल w इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ द फ्लूइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। अब वेट क्या होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड किसके बराबर होगा, मास ऑफ द फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम क्या कहते हैं mg के बराबर कहते हैं। तो अपॉन में वॉल्यूम को v लिख दिया। तो यहां पर मास क्या हो जाएगा m और इनटू में g अपॉन में v। तो ये स्मॉल w, यहां पर मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होगा डेंसिटी। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था अभी पहले। यहां पर इसमें मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है हमारा डेंसिटी होता है या मास डेंसिटी। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, रो रख देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा रो इनटू में जी। तो ये हो जाएगी हमारी वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट। अब वाटर के लिए जो वेट डेंसिटी है वो कितनी होती है, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर के लिए कितनी होगी ये, देखिए डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है वाटर के लिए 1000, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है 9.81। तो ये हो जाएगी 9.81 इंटू में 1000। और इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, देखो यहाँ पर वेट की जो यूनिट है वो क्या होती है न्यूटन, और वॉल्यूम की क्या होती है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम को हम मीटर करते हैं मीटर क्यूब में। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो
वाटर के लिए जो डेंसिटी होगी, वेट डेंसिटी, वो हो जाएगी हमारी ये। अब इसके बाद नेक्स्ट है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड ऑक्युपाइड बाय अ यूनिट मास, और वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगर हम किसी यूनिट मास के अंदर देखें तो यूनिट मास के अंदर, ये सपोज ये हमारा फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर किसी यूनिट मास के अंदर हम देखें कि उसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल w इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड अपॉन में मास। तो यहाँ पर मास को हम क्या रखेंगे? इक्वल टू 1, यूनिट मास लेंगे यहाँ पर। तो यूनिट मास के अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी? वॉल्यूम की क्या होगी? मीटर क्यूब, अपॉन में मास की क्या होती है? किलोग्राम। तो यहाँ पर वॉल्यूम की जो यूनिट है, एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब पर केजी, एसआई यूनिट। ठीक है, तो ये होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसके बाद नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ ए टेस्ट फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो यहाँ पर इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल w से। तो ये क्या हो जाएगा? वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ टेस्ट फ्लूइड अपॉन में वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो यहां पर अगर लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है? वाटर होता है। और गैसेज के लिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो क्या होता है? एयर। ठीक है, एस इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं तो वेट डेंसिटी क्या होती है हमारी? रो इंटू में जी ऑफ टेस्ट फ्लूइड अपॉन में रो इंटू में जी ऑफ वाटर। लिक्विड के लिए देख रहे हैं हम, तो लिक्विड के लिए ये क्या हो जाएगा? रो जी अपॉन में रो जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जी से जी कैंसिल हो जाएगा। अगर हम डेंसिटी निकालते हैं किसके लिए? किसी टेस्ट फ्लूइड के लिए। डेंसिटी यहाँ पर देख लेते हैं, डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। डेंसिटी ऑफ लिक्विड किसके बराबर होगी? यहाँ पर वाटर की डेंसिटी से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू में डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू में डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगी 1000 इंटू में एस। ठीक है, और ये क्या होती है? यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा रोजी अपन में रोजी था, तो रोजी की जो यूनिट होगी वही नीचे रोजी की यूनिट होगी, तो ये दोनों की जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या होती है? ये एक यूनिट लेस या डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। इट इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी एंड इज डिनोटेड बाय द एस। तो यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है मरकरी के लिए वो कितनी होती है? 13.6 और मरकरी। तो इसके लिए अगर हम डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी हो जाएगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू में डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 13.6 है, इनटू में 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा? ये हो जाएगा 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगी डेंसिटी ऑफ मरकरी। इसके बाद नेक्स्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? ये एक प्रकार का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है फ्लूइड की एक लेयर के द्वारा दूसरी लेयर के ऊपर। जब हमारा फ्लूइड मूव करता है तो वो लेयर के रूप में मूव करता है। तो यहाँ पर सपोज ये जो फ्लूइड है वो हमारा लेयर के रूप में मूव कर रहा है। यहाँ पर ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, और ये
तीसरी लेयर हो गई। इस तरीके से लेयर में हमारा जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा है और यहाँ पर ये फ्लूइड के पार्टिकल्स हो गए हमारे। तो यहाँ पर जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं उनके कारण क्या होता है, जो फ्लूइड की लेयर है, ये जो लेयर है इस लेयर के ऊपर रेजिस्टेंस डेवलप करेगी, एक शियर स्ट्रेस डेवलप करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है उसके कारण जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है वो मेनली किसके कारण होता है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ से मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज होता है। और दूसरा जो अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है किसके बीच में, सिमिलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये फ्लूइड सिमिलर मॉलिक्यूल्स से बना है। तो यहाँ पर जो फ्लूइड के सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम कहते हैं कोहेजन फोर्स। तो ये मेनली कोहेजन फोर्स और किसके कारण होता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। तो यहाँ पर अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, सिमिलर मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोहेजन फोर्स। ठीक है, और जब अट्रैक्शन फोर्स डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन फोर्स। तो यहाँ पर कोहेजन फोर्स एक्ट करता है क्योंकि यहाँ पर सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पर इस लेयर से दूसरी लेयर में। तो ये जो मोमेंटम एक्सचेंज है वो मोमेंटम एक्सचेंज किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो लेमिनार फ्लो में बहुत कम होता है, टर्बुलेंट फ्लो में ज्यादा होता है। एक्सचेंज लेमिनार फ्लो में क्या होता है, लेमिनार लेस। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे, विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। ये प्राइमरीली किसके कारण होता है, फोर्सेस ऑफ कोहेजन एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज बिटवीन द फ्लूइड लेयर। और ये किसके रूप में आता है, दीज अफेक्ट अपीयर्स एज द शियरिंग स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेस के रूप में ये जो अफेक्ट है वो अपीयर होता है बिटवीन द मूविंग लेयर्स। तो यहां पर ये होती है विस्कोसिटी। अब सपोज हम फ्लूइड की लेयर को लेते हैं, यहाँ पर अगर वेरिएशन देखें, यहाँ पर हम सॉलिड बाउंड्री से वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी नियर सॉलिड बाउंड्री, वो किस तरीके से होगा, अगर हम यहाँ पर इस लेते हैं तो ये जो वेरिएशन हो रहा है वो हमारा इस तरीके से होता है। यहाँ पर सपोज ये जो लेयर है उसकी जो वेलोसिटी है वो u है और यहाँ पर जो दूसरी लेयर है उसकी जो वेलोसिटी है वो है u प्लस डी यू, u प्लस डी यू। ठीक है, और इन दोनों लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, dy है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, एक थीटा एंगल बनेगा। तो वो सपोज ये जो एंगल है वो कितना है, डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ये जो लेयर मूव कर रही है हमारी, इस ये जो लोअर लेयर है वो अपर लेयर के ऊपर शियर स्ट्रेस जनरेट करेगी और जो अपर लेयर है वो लोअर लेयर के ऊपर शियर स्ट्रेस डेवलप करेगी। तो यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस है वो हम निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम यहाँ पर बनाते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा ऐसे। यहाँ पर ये जो एंगल है वो क्या है, डी थीटा है और ये क्या है, जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, u प्लस डी यू, और ये जो वेलोसिटी है वो u है और ये जो लेंथ है वो क्या है, dy है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो डिस्टेंस जो दिख रही है वो एक्सिस डिस्टेंस है, एक्सिस डिस्टेंस
वो किसके बराबर होगी, जो एक्सिस डिस्टेंस है वो हो जाएगी यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू में टाइम। तो वेलोसिटी हमारी कितनी है, डी यू, इंटू में जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, डी टी। तो ये जो लेंथ है वो क्या हो गई, डी यू इंटू में डी टी। अगर हम यहाँ से निकाल के देखें टेन थीटा, टेन थीटा कितना है, डी थीटा, तो डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डी यू डी टी अपॉन में बेस, तो बेस ये हो जाएगा डी वाई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी वाई। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल है, एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल, तो इस केस में क्या होगा, जो टेन डी थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी थीटा के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर डी थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद जो डी थीटा है तो यहाँ पर क्या बचेगा, डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी यू इंटू में डी टी अपॉन में डी वाई। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो डी थीटा ओवर डी टी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, तो ये जो डी यू ओवर डी वाई है ये निकल के आ गया। अब यहाँ पर जो डी थीटा ओवर डी टी है, डी थीटा ओवर डी टी क्या है, एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन या फिर इसी को बोलते हैं हम शियर स्ट्रेन रेट, शियर स्ट्रेन रेट। और यहाँ पर जो डी यू ओवर डी वाई है, डी यू ओवर डी वाई वो क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर हम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारा एक सेम एरिया में लेते हैं, इफ द मॉलिक्यूल्स आर टेकन इन द सेम एरिया, सेम एरिया में, तो यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो इंक्रीज करेगी, तो यहाँ पर जो शियर फोर्स है वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो शियर स्ट्रेस है वो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन रेट डी थीटा ओवर डी टी। तो यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, टाउ इक्वल टू आ जाएगा म्यू डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है, और यहां से डी थीटा ओवर डी टी किसके बराबर है, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई के, तो ये आ जाएगा हमारा शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस यहां से ये आ गया। अब देखिए यहां पर जो म्यू है उस म्यू को हम क्या कहते हैं, म्यू रिप्रेजेंट, म्यू represents the resistance to flow। फ्लो के लिए जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है लेयर्स के बीच में वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसको ही हम क्या कहते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी या फिर और विस्कोसिटी। तो इसके अंदर दो केस होते हैं, एक होता है केस वन, इसमें क्या है, अगर डी थीटा ओवर डी टी की जो वैल्यू है वो लार्ज है, डी थीटा ओवर डी टी इज लार्ज, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहां से हम म्यू की वैल्यू निकालते हैं, तो म्यू इक्वल टू क्या आएगा, यहां से ये टाउ इक्वल टू म्यू डी थीटा ओवर डी टी, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी यहां से टाउ अपॉन में डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है, तो अगर डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, जो
म्यू है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, मतलब विस्कोसिटी कम होगी। तो यहां पर विस्कोसिटी इज लेस, तो विस्कोसिटी लेस होगी तो इसका मतलब क्या है, जो रेजिस्टेंस है वो भी कम होगा, रेजिस्टेंस टू फ्लो इज लेस। तो जब रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्लो है, फ्लो कैसा होगा, इजी होगा, फ्लो इज इजी। केस 2 क्या है, केस सेकंड है, उसमें अगर डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू क्या है, कम है, डी थीटा ओवर डी टी इज लेस। तो डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू कम है तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से देखिए डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू यहां से कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो म्यू है, म्यू की वैल्यू इंक्रीज करेगी, मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी। तो विस्कोसिटी इज लार्ज, जब विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज लार्ज, विस्कोसिटी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो जो फ्लो है वो इजी नहीं होगा, फ्लो विल नॉट बी इजी। ठीक है, तो ये जो म्यू है, म्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, और म्यू को ही हम क्या कहते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी। अब इसके अंदर हम देखते हैं यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। उससे पहले हम लोग इसके अंदर जो लीनियर प्रोफाइल है उसके लिए निकाल के देखते हैं स्ट्रेस क्या निकलती है फॉर लीनियर प्रोफाइल। फॉर लीनियर प्रोफाइल, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए प्रोफाइल बनाते हैं। लीनियर प्रोफाइल किस तरीके की बनेगी, ये सॉलिड बाउंड्री हो गई, सॉलिड बाउंड्री से ये हमारी सरफेस हो गई, यहां से अगर ये इस तरीके से वेरी कर रही है वेलोसिटी लीनियरली, तो यहाँ पर सपोज ये फोर्स लग रहा है और ये जो वेलोसिटी है वो v है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, दोनों लेयर के बीच की, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो है y। अगर हम यहाँ पर दो फ्लूइड लेयर लेते हैं जो हम लोगों ने अभी देखा था, ये जिसकी वेलोसिटी u है, और यहाँ पर एक और लेयर ली उसकी वेलोसिटी u प्लस डी यू है, u प्लस डी यू। ठीक है, तो और इन दोनों लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है dy। तो इस केस में यहाँ पर सपोज ये जो एंगल है वो है थीटा, और यहाँ पर ये जो एंगल है वो भी है थीटा। ठीक है, तो इस वाले केस के लिए अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू क्या निकल के आएगा, जैसे हम लोगों ने निकाला था अभी, यहाँ पर ये जो एक्सिस डिस्टेंस है वो क्या थी, डी यू और डी टी, डी यू इंटू में डी टी अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, डी बाई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टेन थीटा, इक्वेशन 1 आ गई यहाँ से। अगर हम इस लीनियर प्रोफाइल के लिए निकालें टेन थीटा, तो लीनियर प्रोफाइल में क्या हो जाएगा, यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ये वेलोसिटी v हो गई, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, v इंटू में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे dt अपॉन में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वर्टिकल डिस्टेंस y है, क्योंकि ये जो टेन थीटा है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा ये है और बेस ये है, तो इसलिए v dt अपॉन में y हो जाएगा। यहाँ से ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए टेन थीटा इक्वल टू, इक्वेट कर देंगे दोनों को, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, du dt ओवर में dy इक्वल टू क्या आ जाएगा, v dt ओवर में y। तो यहाँ से dt dt कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, du ओवर dy इक्वल टू v अपॉन में y, ये आ जाएगा।
अब हम जानते हैं जो शियर स्ट्रेस है वो क्या निकली थी हमारी, शियर स्ट्रेस निकली थी शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू निकला था म्यू डी यू ओवर डी वाई। तो यहाँ पर डी यू ओवर डी वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, म्यू भी अपॉन में वाई। तो शियर स्ट्रेस ये आ गई। अगर हम शियर फोर्स निकालते हैं तो शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया से फोर्स क्या हो जाएगा, टाउ इंटू में ए। तो यहां से हम फोर्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा फोर्स अपॉन में एरिया इक्वल टू म्यू भी अपॉन में वाई। और यहां से फोर्स हमारा क्या निकलेगा, फोर्स इक्वल टू आ जाएगा ए, इधर आ जाएगा म्यू ए भी अपॉन में वाई। तो ये आ गया फोर्स। और जो शियर स्ट्रेस है वो क्या आ जाएगी, म्यू इंटू में भी अपॉन में वाई। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखें इसको, टाउ इक्वल टू आ गया म्यू भी अपॉन में वाई। तो ये फोर्स निकल गया। तो यहाँ पर लीनियर प्रोफाइल के लिए ये आता है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्वेश्चंस इसी प्रकार के भी पूछे जाते हैं जो इसमें ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज होता है बहुत, और ये वाला जो शियर स्ट्रेस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगी, देखिए विस्कोसिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से टाउ अपॉन में डी यू ओवर डी वाई। तो यहां से जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो यहाँ पर फोर्स अपॉन में एरिया इनटू में इसको डी वाई को अपन यहाँ ऊपर ले जाएंगे डी वाई और ये डी यू। तो यहाँ से फोर्स की जो यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और डी वाई ये क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। और अपॉन में इसकी क्या होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सेकंड जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ म्यू वो हो जाएगी न्यूटन सेकंड अपॉन में मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको देखें फोर्स के रूप में तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। और फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। तो इसलिए 1 न्यूटन मीन्स फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये किसके बराबर होगा, मास क्या होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये रख देंगे फोर्स की जगह। तो यहाँ से हमारी यूनिट क्या निकल के आएगी, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर इनटू में यहाँ पर ये क्या था, डी वाई की जगह मीटर अपॉन में एरिया का मीटर स्क्वायर इनटू में डी यू की क्या हो जाएगी, ये मीटर और ऊपर सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से 1 मीटर से ये कैंसिल हो गया और 1 मीटर से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, किलोग्राम पर मीटर सेकंड। तो यहाँ पर जो दूसरी यूनिट है वो हमारी निकल के आई है किलोग्राम पर मीटर सेकंड। ठीक है, अगर हम इसको सीजीएस में लिखते हैं, सीजीएस में लिखते हैं तो क्या आएगा, इन सीजीएस, सीजीएस में क्या आ जाएगी, यहाँ पर किलोग्राम 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड। ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर किलोग्राम का
10⁻³ अपॉन में मीटर का सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² इंटू में यहाँ पर ग्राम, ये किलोग्राम की जगह क्या आएगा, ग्राम आ जाएगा, ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻10, ये हो जाएगा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये होता है 1 पॉइस के बराबर। 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 पॉइस के बराबर, 10 पॉइस। ठीक है, अगर 1 पॉइस की वैल्यू निकालें, 1 पॉइस इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 पॉइस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1/10 किलोग्राम पर मीटर सेकंड। तो ये होती है 1 पॉइस इक्वल टू 1/10 किलोग्राम मीटर सेकंड। तो ये हमारी जो यूनिट थी MKS में थी, ये वाली जो थी वो MKS में थी, और ये वाली जो यूनिट है वो CGS में है। CGS में इसको पॉइस में भी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऐसा यूनिट निकली थी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, अगर हम इसको पास्कल में लिखें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, पास्कल के बराबर होता है, तो इसको हम पास्कल सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, यहाँ पर देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ पर विस्कोसिटी इसको डिनोट करते हैं न्यू से, तो यहाँ पर डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन में डेंसिटी, डेंसिटी और मास डेंसिटी। ठीक है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी मींस म्यू अपॉन में रो, और इसको डिनोट करते हैं न्यू से। तो यहाँ पर अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी, यहाँ पर देखिए म्यू की यूनिट, म्यू इक्वल टू क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन में du/dy। तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस की अगर निकालते हैं तो शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या आता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन में एरिया की क्या होती है, लेंथ स्क्वायर, इनटू में यहाँ पर dy ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन में, और ये du क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, लेंथ, मीटर मींस मीटर पर सेकंड, तो लेंथ अपॉन में सेकंड को लिखते हैं टाइम। तो यहाँ पर म्यू की क्या आ गई, यहाँ से देखिए लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक लेंथ से एक लेंथ कैंसिल हो गया, और यहाँ पर टाइम ऊपर पहुंच जाएगा। तो म्यू की क्या आ गई, यहाँ पर म्यू इक्वल टू आ गया फोर्स अपॉन में लेंथ स्क्वायर इनटू में टाइम, और यहाँ पर रो की यूनिट क्या होती है, रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास को मास लिख देंगे अपॉन में वॉल्यूम का क्या लिखेंगे, लेंथ का क्यूब, लेंथ क्यूब। ठीक है, अब निकालेंगे हम डेंसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट। तो यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू की हमारी निकली फोर्स, और अगर हम फोर्स को भी देखें तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर क्या हो जाएगी, लेंथ अपॉन में टाइम का स्क्वायर। ये फोर्स हो गया, इनटू में क्या था, यहाँ पर फोर्स इनटू में क्या था, टाइम,
अपॉन में लेंथ स्क्वायर, तो टाइम अपॉन में लेंथ का स्क्वायर। ये हमारी किसकी थी, म्यू अपॉन में रो, डेंसिटी के लिए क्या था, मास, डेंसिटी के लिए था मास अपॉन में लेंथ का क्यूब, मास अपॉन में लेंथ का क्यूब। तो यहां से देखिए ये मास से मास कैंसिल हो जाएगा, एक टाइम से एक टाइम कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर ये जो लेंथ है, लेंथ से एक दो लेंथ कैंसिल हो जाएगी, तो और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर बचेगा क्या, लेंथ स्क्वायर और अपॉन में टाइम, ये हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर अपॉन में टाइम। तो इससे हम यूनिट निकाल सकते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो लेंथ की क्या होती है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो यहां पर जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी, ऑफ न्यू, क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ये किसके बराबर होती है, 1 स्ट्रोक के, इक्वल टू होता है 1 स्ट्रोक, को हम ऐसे कर देते हैं, ये हो गया 1 स्ट्रोक। ठीक है, अगर हम मीटर के टर्म में लिखें तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर 1/100 का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, अगर हम इसको लिखेंगे ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर को हमने क्या किया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड किसके बराबर होता है, 1 स्ट्रोक के। तो यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगी, 10⁻⁻⁴ स्ट्रोक। तो यहाँ पर दो यूनिट होती हैं, एक होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड और दूसरी सीजीएस में क्या होती है, स्ट्रोक। तो ये हमारी दो यूनिट होती हैं, ये होगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके आगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।